राम के चिल्लाने से एक पल के लिए अमन चुप हो गया, लेकिन दूसरी पल अमन ने बोला, बॉस, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका बेटा वापस आने वाला है? आपका बेटा मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो उसे देखना भी नहीं चाहता। जब बचपन में दोनों छोटे थे तब प्रिंस सर ने कुछ नहीं किया था, लेकिन अब दोनों ही समझदार हो गए हैं। हमें नहीं लगता कि प्रिंस सर के अंदर कोई भी इंसानियत जागी होगी, बल्कि वह इतने सालों से हम सबसे दूर रहकर और भी ज्यादा शैतान बन गए होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पर कोई भी मुसीबत आए। उसकी यह सारी बातें सुनकर राम ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मन्नत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। मैं सच कहूँ तो मैं खुद ही परेशान हूँ उसको लेकर, क्योंकि मुझे भी अच्छे से अपने बेटे की आदत पता है। अगर मैं उसे पागल कहूँ तो ये कम नहीं होगा, लेकिन हम उसे यहाँ आने से मना नहीं कर सकते हैं। वह मेरा वारिस है, इस सूरवंशम खानदान का इकलौता वारिस। उसे यहाँ आना ही होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं उससे पहले ही समझा दूंगा कि मन्नत से दूर रहे, और मुझे नहीं लगता कि अब वह मन्नत को परेशान करेगा, क्योंकि बचपन में बात अलग थी और अब वह बड़ा हो चुका है और काफी समझदार हो चुका है। यहाँ तक कि वो कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है, चारों तरफ उसका नाम हो चुका है। अब तो वह शायद मन्नत की तरफ आंख उठाकर देखेगा भी नहीं, और कहीं ऐसा ना हो कि वह उसे अपनी बहन समझे और उसे बहन की तरह प्यार दे। यह सुनकर अमन ने शांत होकर कहा, प्रिंस सर मेरी बेटी को अपनी बहन तो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूँ कि शायद वह मेरी बेटी को परेशान ना करे, क्योंकि बचपन में बच्चे दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप के पास जाते देख जलन रखते हैं और गुस्सा करते हैं, पर शायद अब उनके अंदर समझदारी आ गई होगी। यह सुनकर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं कब से तुझसे कह रहा हूँ, तुम इतनी क्यों फिक्र कर रहे हो? अब आराम से अपनी बेटी को आज बर्थडे पार्टी एंजॉय करने दे। यह सुनकर अमन ने बस अपना सिर हिला दिया और राम वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अमन ने खुद से कहा, बॉस, मैं अभी के लिए आपकी बात पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आगे चलकर मेरी नजरों के सामने मेरी बेटी के साथ कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और फिर शायद हमारे बीच का ये 19 सालों का सच सबके सामने आ जाएगा। यह कहते हुए वह भी वहां से निकल गया। शाम हो चुकी थी और अब बर्थडे पार्टी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। होटल को बहुत अच्छे से सजाया गया था। वहां मीडिया वालों को अलाउड नहीं किया था, क्योंकि सिया को मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अपनी खुशियों में मीडिया की नजर नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए वहां मीडिया दूर दूर तक कहीं नहीं थी। लेकिन राम ने अपनी काफी बड़े बड़े हाई पावर लोगों से मॉडल, सेलिब्रिटीज, मिनी स्टार भी आए हुए थे। इस वक्त पार्टी अपनी जोरों शोरों पर थी। रात के अंधेरे में चारों तरफ लाइट थी और एक मस्त म्यूजिक चल रहा था। राम और सिया कपल आउटफिट में खड़े होकर सभी गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। अमन भी सभी गेस्ट का स्वागत कर रहा था। तभी मिस्टर कपूर, जो राम के बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त थे, वह राम के पास आते हुए बोले, मुबारक हो मिस्टर राम, आपकी बेटी पूरे 20 साल की हो गई है, और तो और वह 12th में बहुत अच्छे नंबर भी लाई है। यहाँ तक कि उसने मेरी बेटी को भी अपनी पढ़ाई में पीछे कर दिया है। तुम्हें तो उसके फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। वह इतनी समझदार और टैलेंटेड है कि आगे चलकर तुम्हारा बिजनेस आराम से संभाल लेगी। थैंक यू सो मच। अपनी बेटी की तारीफ दूसरों के मुंह से सुनकर एक बाप का सीना खिल उठता है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आगे चलकर मेरी बेटी ही फिर आधा बिजनेस संभालने वाली है, इसलिए मुझे अपने बिजनेस की फिक्र नहीं है। लेकिन तभी सिया ने कहा, सॉरी, पर उसे बिजनेस संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह बहुत अच्छी वीडियो एडिटर है और आगे चलकर वह बड़ी बड़ी कंपनियों में एडिटिंग का काम करेगी। यही उसका सपना है और मैं अपनी बेटी के सपने को पूरा करना चाहती हूँ। यह सुनते ही राम उन्हें गुस्से से देखकर बोले, तुम्हें पता है ना कि मुझे उसका यह सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी ऐसे छोटे मोटे काम करे। ऐसा कुछ नहीं करेगी। यह सुनकर सिया गुस्से से उन्हें घूरने लगी, और फिर तभी मिस्टर कपूर ने मुस्कुराकर कहा, उसका फ्यूचर तो एक तरह से सेट है,
लेकिन उसकी शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अचानक शादी का जिक्र सुनकर सिया और राम दोनों ही कपूर को देखने लगे तो वहीं अमन भी कपूर को घूरने लगा। तब राम ने नासमझी में कहा, शादी से क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। इसकी जवाब में कपूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बेटा लंदन में अपनी खुद की कंपनी संभालता है। तुम उससे मिलते हो और तुमने उसके साथ प्रोजेक्ट भी किया है। तुम्हें अच्छे से पता है कि वह कितना टैलेंटेड है और मुझे भी एक टैलेंटेड बहू की तलाश थी जो शायद तुम्हारी बेटी पूरी कर सकती है। इसलिए अगर फ्यूचर में तुम चाहो तो इस दोस्ती को रिश्ते में बदल सकते हैं। यह सुनते ही राम कुछ सेकंड तक कपूर को देखता रहा और फिर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, यह तो कितनी अच्छी बात कही आपने। मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए बहुत बेताब हूँ। मुझे आपका बेटा बाकी में बहुत पसंद है। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी होगी। इसके जवाब में अमन राम के पास आते हुए धीरे से बोला, बॉस, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि मन्नत अभी शादी के लिए राजी नहीं होगी। तभी राम ने धीरे से कहा, मैं कौन सा उसकी शादी अभी करवाऊंगा। फ्यूचर की बात हो रही है और अभी उसकी पढ़ाई चल रही है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा, बल्कि वह लड़के से भी मिलेगी और मुझे यह भी पता है कि वह जब उस लड़के से मिलेगी तो ज़रूर उसको पसंद कर लेगी, क्योंकि वह बहुत ही टैलेंटेड और हैंडसम होनहार लड़का है। यह सब सुनकर अमन अब खामोश हो गया। पर तभी पार्टी के होस्ट ने कहा, अब हमारे बर्थडे गर्ल को भी बुलाया जाए। आखिर बर्थडे गर्ल ही गायब रहेंगी तो पार्टी की रौनक कैसे आएगी? यह सुनकर राम ने फिर सिया को देखकर कहा, जाओ जाकर मन्नत को देखो, वह रेडी हुई है या नहीं। उससे कह दो कि जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाए, सभी उसका वेट कर रहे हैं। यह सुनकर सिया ने अपना सिर हिलाकर हाँ बोलकर चली गई और वहां से चली गई। अंदर जाते ही उधर मन्नत के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और मन्नत अपनी ब्लैक कलर के भारी भरकम गाउन को अपने हाथों से पकड़ते हुए धीरे धीरे बाहर निकली। उस वक्त उसने बहुत ही न्यूड मेकअप कर रखा था और न्यूड मेकअप में वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके कानों में लॉन्ग इयररिंग्स थी और पैरों में हाई हील्स के साथ वह अपने गाउन को संभालते हुए चिढ़कर बोली, यह नैना भीना पता नहीं कैसा गाउन सेलेक्ट किया है मेरे लिए। इतना भारी है कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं वहां जाकर गिर ना जाऊं और फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी और सब मुझ पर हंसने लगेंगे। यह सब कहते हुए वह मुंह बनाते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी गहरी नजरों से घूर रहा हो। यह महसूस करती ही मन्नत के कदम एकदम से अपनी जगह रुक गए। वह हॉल के बीच में आ चुकी थी। उसे लगा जैसे कोई दूर खड़ा होकर उसे ही घूरे जा रहा हो। मन्नत अपना थूक गुटकते हुए धीरे से बोली, कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं है? शायद कोई नहीं होगा, सभी तो इस वक्त पार्टी में है। यह कौन हो सकता है? कहते हुए वह धीरे से ऐसे ही धीरे धीरे करके पीछे मुड़ने को हुई। वहां की लाइट ऑफ हो गई। उसी वक्त ये देखकर मन्नत डर से चिल्लाई, कोई है? यह लाइट ऑफ क्यों हो गई है? कोई लाइट जलाइए प्लीज अंकल। आपको पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो प्लीज कोई लाइट ऑन कीजिए। लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक गर्म सांसों का एहसास हुआ। वो सांस बहुत ही गहरी थी, जिसे एहसास कर मन्नत की रूह तक कांप उठी। उसने बहुत डरी हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम? नैना, कहीं तुम तो नहीं हो? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मुझे परेशान करना चाहती हो ना? तुम मेरे डर का फायदा उठाना चाहती हो ना? एक बार लाइट आ जाने दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। रुक तू जरा, देखो मुझे पार्टी में जाना है। मॉम 2 बार आ चुकी है मुझे बुलाने के लिए। प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। यह कहते हुए वह अंधेरे में
इधर उधर अपने हाथ चलाने लगी, जैसे वह उस इंसान को दूर करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से कसकर पकड़ लिया और मन्नत की जोरदार चीख निकल गई। लेकिन तभी बहुत डरावनी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, काफी बड़ी हो गई हो तुम, और काफी खूबसूरत भी। पर यह कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, तुमसे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई मुझे। यह सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस वक्त उस इंसान ने मन्नत को पीछे से जकड़ रखा था। मन्नत ने उसे एकदम से झटका से दूर करते हुए मन्नत लड़खड़ाते हुए सीधे जमीन पर जा गिरी, और उसी वक्त वहां की लाइट ऑन हो गई और सामने का नजारा देखकर वह चौंक गई। कौन था वह इंसान? कहीं प्रिंस तो नहीं?